प्रशांत महासागर के बीचों बीच कुछ ओरका व्हेल खुशी खुशी पानी में तैर रही हैं। वे लहरों के ऊपर उछल रही हैं और एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। सब कुछ बहुत शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन तभी दूर से एक व्हेलिंग जहाज उन्हें देख लेता है। जहाज पर मौजूद नाविक तुरंत एक छोटी नाव को समुद्र में उतार देते हैं। फिर वे एक बड़ा सा जाल फैलाकर उन व्हेल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में जाल एक जवान ओरका को घेर लेता है। वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जाल बहुत मजबूत होता है। आखिरकार वह व्हेल नाविकों के हाथ लग जाती है, जबकि बाकी व्हेल्स अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में दूर भाग जाती हैं। कई महीने बाद कहानी हमें पोर्टलैंड के एक म्यूजियम में ले जाती है। यहाँ कुछ अनाथ बच्चे घूम रहे लोगों से पैसे मांग रहे हैं। इन बच्चों का लीडर है जेसी। थोड़े बहुत पैसे मिलते ही ये सब जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। फिर वे उन पैसों से एक छोटा सा जन्मदिन का केक खरीदते हैं ताकि आपस में मिलकर खा सकें। बाद में चारों दोस्त एक स्केट पार्क में छिपकर बैठे होते हैं। वे बात करते हैं कि कैसे उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए और कैसे वे अनाथालय से भाग आए। लेकिन तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और तुरंत भागने लगते हैं। वे तय करते हैं कि सब अलग अलग दिशा में भागेंगे ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। जेसी और उसका दोस्त पेरी एक वाटर पार्क के पुराने गोदाम में घुस जाते हैं। पुलिस से बचने के बाद दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर मजाक मजाक में वे दीवारों पर ग्राफिटी बनाना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक जेसी को कांच की एक बड़ी खिड़की की तरफ से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त आसमान में तेज बिजली चमकती है और उसकी रोशनी कांच पर पड़ती है। उस पल जेसी को ऐसा लगता है जैसे खिड़की के पीछे कोई समुद्री राक्षस है। डर के मारे वह तुरंत भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका डर कम होता है तो वह फिर से पास जाकर ध्यान से देखता है। तब उसे पता चलता है कि वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ओरका व्हेल है। उस खूबसूरत व्हेल को देखकर जेसी हैरान रह जाता है, लेकिन तभी उसे पुलिस की आवाज सुनाई देती है। जेसी भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाता और पुलिस उसे पकड़ लेती है। अगली सुबह जेसी को चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ले जाया जाता है। वहां एक कर्मचारी ड्वाइट उससे कहता है कि वह उसकी शरारतों से बहुत परेशान हो चुका है। सजा के तौर पर जेसी को वाटर पार्क में बनाई गई सारी ग्राफिटी साफ करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका केस सीधे जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ड्वाइट उसे यह भी बताता है कि एक दंपति ग्लेन और एनी ग्रीनवुड उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जेसी इस बात से खुश नहीं होता। वह सिर्फ अपनी असली माँ के बारे में जानना चाहता है। ड्वाइट उसे समझाता है कि पिछले 6 साल से उसकी माँ की कोई खबर नहीं है, इसलिए अब उसे अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कुछ घंटों बाद ड्वाइट जेसी को उसके नए घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात ग्लेन और एनी से होती है। दोनों बहुत अच्छे और प्यार करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जेसी उनसे थोड़ा रूखा व्यवहार करता है क्योंकि वह अभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। रात को खाने के बाद ग्लेन और एनी उसे उसका नया कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि अब वह आराम कर सकता है। पहली बार लंबे समय बाद जेसी अपने नए कमरे में अकेला बैठा होता है। उस रात जेसी अपने बैग से हारमोनिका निकालता है और उसे बजाने की प्रैक्टिस करने लगता है। अगले दिन ग्लेन उसे एक साइकिल देता है और वाटर पार्क छोड़ देता है, जहां से उसकी सजा शुरू होने वाली होती है। वहां उसे बताया जाता है कि उसे एक कर्मचारी रैंडोल्फ को ढूंढना होगा। जेसी रैंडोल्फ को उसके छोटे से घर में ढूंढ लेता है, जो समुद्र के किनारे बना होता है। रैंडोल्फ उसे उस बड़े टैंक के पास ले जाता है जिसकी खिड़कियों पर जेसी ने ग्राफिटी बनाई थी। वह जेसी को पानी से भरी बाल्टियां, साबुन और एक स्पंज देता है और कहता है कि अब उसे सब साफ करना होगा। अब जेसी के पास कोई बहाना नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप सफाई शुरू कर देता है। सफाई करते करते अचानक उसकी नजर फिर से उस विशाल ओरका व्हेल पर पड़ती है। उस खूबसूरत जानवर को देखकर जेसी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह बाहर जाकर टैंक के पास खड़ा हो जाता है ताकि व्हेल को करीब से देख सके। शुरुआत में पानी बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन अचानक वह विशाल व्हेल जोर से पानी से बाहर छलांग लगाती है और जेसी के बिल्कुल पास आ जाती है। तभी रैंडोल्फ उसे डांटते हुए कहता है कि उसे सावधान रहना चाहिए। वह बताता है कि इस ओरका का नाम विली है और वह बहुत चिड़चिड़ा है। उसे लोगों का पास आना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन दिन बीतते जाते हैं और जेसी की दिलचस्पी विली में और भी बढ़ती जाती है। एक सुबह जब जेसी लगभग सारी ग्राफिटी साफ कर चुका होता है, तो वह अपनी जेब से हारमोनिका निकालता है और टैंक के सामने बैठकर उसे बजाने लगता है। अजीब बात यह होती है कि हारमोनिका की आवाज सुनकर विली को मजा आने लगता है। ये देखकर जेसी और उत्साहित हो जाता है। वह बाहर जाकर विली के लिए पूरा गाना बजाने लगता है।
विली भी उस धुन को सुनकर खुश हो जाता है। धीरे धीरे लड़के और व्हेल के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। दोनों इतने खुश हो जाते हैं कि विली टैंक से बाहर छलांग लगाता है और चारों तरफ पानी उछाल देता है। इस दौरान वह पानी से रे नाम की मरीन ट्रेनर को भी भिगो देता है। रे पहले तो हंस पड़ती है, लेकिन फिर उसे एक दिलचस्प बात समझ आती है। उसे लगता है कि जेसी और विली दोनों की पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती है। दोनों ही बहुत समझदार हैं, लेकिन लोगों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से रे फैसला करती है कि जेसी को विली को ट्रेन करने में मदद करनी चाहिए, और जेसी का पहला काम होता है यह सीखना कि विली के लिए कौन सी मछलियां सही हैं। रात होने के बाद भी जेसी का मन विली से मिलने का करता है, इसीलिए वह चुपके से अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलता है और सीधे वाटर पार्क पहुंच जाता है। वहां जाकर वह फिर से अपनी हारमोनिका बजाने लगता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है। घबराकर वह छिपने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक के किनारे उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे पानी में गिर जाता है। जेसी डूबने लगता है। विली ये सब देख रहा होता है, लेकिन वह उस पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वह धीरे से अपने मुंह से जेसी को धक्का देकर उसे टैंक के किनारे तक पहुंचा देता है। कुछ देर बाद जेसी संभल जाता है। वह विली की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उसकी जान उसी ने बचाई है। जेसी मुस्कुराकर विली का धन्यवाद करता है। थोड़ी देर बाद रैंडोल्फ वहां पहुंचता है, और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि विली आम तौर पर किसी इंसान को पास भी नहीं आने देता। लेकिन इस बार उसने न सिर्फ जेसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी जान बचा ली। रैंडोल्फ ये देखकर हैरान रह जाता है कि विली ने जेसी पर हमला नहीं किया। तब जेसी उसे बताता है कि वह और विली अब दोस्त बन चुके हैं, और आज वह यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि उसे अलविदा कह सके, क्योंकि उसकी ग्रेफिटी साफ करने वाली सजा अब लगभग खत्म हो चुकी है। यह सुनकर रैंडोल्फ समझ जाता है कि जेसी का दिल सच में इस व्हेल से जुड़ गया है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जेसी को उसके घर लेकर जाता है, जहां उसके गोद लेने वाले माता पिता ग्लेन और एनी उसकी चिंता में परेशान बैठे होते हैं। रैंडोल्फ उन्हें पार्क में हुई पूरी घटना बताता है। फिर वह एक सुझाव देता है कि जेसी को विली की देखभाल करने का काम दे दिया जाए। ये सुनते ही जेसी बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। ग्लेन और एनी भी इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, जेसी दोबारा कभी घर से भागेगा नहीं। जेसी उनसे वादा करता है। अगले ही दिन वह खुशी खुशी अपनी साइकिल लेकर वाटर पार्क की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे दूर से विली की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार आवाज अलग लग रही होती है, जैसे विली रो रहा हो। जेसी तुरंत दौड़कर टैंक के पास जाता है और देखता है कि कुछ लोग एक बड़े जाल से विली को खींच रहे हैं, ताकि एक एग्जामिनर उसका चेकअप कर सके। मरीन ट्रेनर रे इस बात के खिलाफ होती है। वह कहती है कि यह जगह जांच के लिए सही नहीं है और इससे विली और भी परेशान हो जाएगा। लेकिन पार्क का मैनेजर वेड उसकी बात नहीं सुनता। वह बस एग्जामिनर से कहता है कि जल्दी काम खत्म करे। यह देखकर जेसी को बहुत गुस्सा आता है। चुपके से बिना किसी को बताए वह जाकर जाल खोल देता है। जाल खुलते ही विली तुरंत आजाद होकर वापस अपने टैंक में तैरने लगता है। जेसी खुश हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त अब सुरक्षित है। उसे लगता है कि किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन असल में रैंडोल्फ सब कुछ देख चुका होता है। वह जेसी के पास आता है और उसके इस अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करता है। थोड़ी देर बाद जेसी बंदरगाह के पास एक मछली बाजार में जाता है। वह विली के लिए कुछ मछलियां खरीदना चाहता है ताकि उसे गिफ्ट दे सके। वहीं उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त पेरी से हो जाती है। पेरी बताता है कि वह अब एक लोकल अपराधी के लिए काम कर रहा है। फिर वह जेसी को भी अपने साथ घर से भाग जाने का ऑफर देता है। जेसी कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा, लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, विली से मिलना। वह मछलियां लेकर तुरंत वाटर पार्क पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह एक मछली टैंक में फेंकता है, लेकिन विली उसे नहीं खाता। इसके बजाय विली धीरे धीरे जेसी के पास आता है, जैसे वह चाहता हो कि जेसी खुद उसे अपने हाथ से खिलाए। जेसी थोड़ा डरते डरते मान जाता है। वह कहता है, ठीक है, लेकिन मेरा हाथ मत काटना। और हैरानी की बात यह होती है कि विली उसकी बात मान लेता है। जेसी अपने हाथ से मछली देता है और विली आराम से उसे खा लेता है। इसके बाद जेसी और भी करीब आने की कोशिश करता है। वह अपना हाथ बढ़ाकर विली को प्यार से सहलाता है, और इस बार भी विली उसे कुछ नहीं कहता। असल में अब विली जेसी से इतना जुड़ चुका होता है जितना वह पार्क के किसी भी कर्मचारी से नहीं जुड़ा था। थोड़ी देर बाद जेसी कहता है कि अब उसे घर जाना होगा, लेकिन विली जैसे उसे जाने नहीं देना चाहता। वह जेसी के पीछे पीछे तैरने लगता है और यहाँ तक कि उसके हाव भाव की नकल भी करने लगता है। यह देखकर जेसी हंस पड़ता है। वह मजाक में अपने हाथ हिलाता है और विली भी बिल्कुल उसी तरह उसकी नकल करने लगता है। दोनों के बीच यह छोटा सा खेल शुरू हो जाता है।
पास में खड़े रैंडोल्फ यह सब देख रहे होते हैं। वह तुरंत रे को बुलाते हैं। रे जब देखती है कि जेसी और विली कितनी अच्छी तरह एक दूसरे को समझ रहे हैं तो वह भी हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि यह कनेक्शन वाटर पार्क के लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि विली उसके साथ तो सहज महसूस नहीं करता, लेकिन जेसी के साथ बिल्कुल अलग तरह से पेश आता है। थोड़ी देर बाद रे जेसी को बैठाकर बात करती है। वह उसे बताती है कि जब उसने पहले विली की जांच बिना सही उपकरणों के की थी, तभी से विली उससे थोड़ा नाराज और चिड़चिड़ा हो गया है। रे यह भी कहती है कि विली को खुश रहने के लिए एक बड़ा टैंक चाहिए, लेकिन पार्क का मालिक मिस्टर डायल जानवरों की परवाह नहीं करता। उसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, इसलिए उसे मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर विली पार्क की सबसे बड़ी आकर्षण बन जाए और बहुत सारे लोग उसे देखने आने लगें, तो शायद वह नया बड़ा टैंक बनवाने के लिए तैयार हो जाएगा। यह सुनकर जेसी तुरंत तैयार हो जाता है। अब वह तय करता है कि वह रे की मदद से विली को ट्रेन करेगा, ताकि वह पूरे शहर का सबसे बड़ा स्टार बन सके। इसके बाद विली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रे जेसी को सिखाती है कि एक छड़ी से विली को इशारा करके उसकी मूवमेंट गाइड करनी है, और जब भी विली कोई ट्रिक सही करे तो उसे इनाम में एक मछली देनी है। इसी बीच रैंडोल्फ भी जेसी को कई बातें सिखाता है। एक दिन वह उसे अपने कबीले की पुरानी कहानियों की किताब देता है। उस किताब में एक दिलचस्प कहानी लिखी होती है। कहानी के मुताबिक बहुत समय पहले उनके कबीले का एक योद्धा नाथन समुद्र में रास्ता भटक गया था। तब उसने एक पेड़ के तने से नाव बनाई। वह नाव एक विशाल जानवर जैसी दिखती थी। जब उसने उस नाव को पानी में उतारा तो उसने अपने पूर्वजों से प्रार्थना की। कहते हैं कि उसी पल वह नाव एक अजीब और शक्तिशाली जीव में बदल गई, और उसी से ओरका व्हेल की शुरुआत हुई। यह कहानी जेसी को बहुत पसंद आती है। वह घर जाकर यह कहानी एनी को भी सुनाता है। धीरे धीरे एनी भी जेसी का दिल जीतने लगती है, और अब जेसी अपने नए परिवार के साथ थोड़ा सहज महसूस करने लगता है। दिन बीतते जाते हैं और जेसी और विली की दोस्ती और गहरी होती जाती है। जेसी हर दिन उसके लिए बाजार से मछलियां लाता है, उसे नई नई ट्रिक्स सिखाता है और रे और रैंडोल्फ के साथ उसकी ट्रेनिंग में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, विली एक अजीब सी उदास आवाज निकालने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी को बुला रहा हो या किसी को याद कर रहा हो। जेसी समझ नहीं पाता कि उसके दोस्त को क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल सोचने का समय नहीं होता, क्योंकि जल्द ही उन्हें पार्क के मालिक के सामने एक बड़ा शो दिखाना होता है। एक दिन जेसी विली को और भी मुश्किल ट्रिक्स सिखाता है। वह उसे टैंक में और ऊंची छलांग लगाना, पंखों को हिलाकर मूवमेंट करना और पानी में घूमना सिखाता है। अब विली पूरी तरह जेसी पर भरोसा करने लगा होता है। इसी भरोसे के साथ एक दिन जेसी टैंक में कूद जाता है और सीधे विली की पीठ पर बैठ जाता है। विली भी उसे आराम से अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे टैंक में घुमाता है। यह पल दोनों के लिए बहुत खास होता है। राइड खत्म होने के बाद जेसी खुश होकर विली की तारीफ करता है। फिर वह प्यार से उसकी जीभ को सहलाता है, क्योंकि रे ने उसे बताया था कि यह विली की पसंदीदा जगह है। काम खत्म होने के बाद जेसी अपनी साइकिल उठाता है और वापस ग्लेन के घर की तरफ निकल पड़ता है। काम खत्म होने के बाद जेसी अपनी साइकिल लेकर ग्लेन के ऑफिस पहुंचता है। वह एनी के हाथ का बना हुआ डिनर अपने गोद लिए पिता को देने आया होता है। इंतजार करते करते जेसी कमरे में रखी पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसमें उसकी अपनी तस्वीर एनी की फोटो के पास लगी होती है। यह देखकर जेसी थोड़ा हैरान हो जाता है। अब उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है और वह बाकी तस्वीरें देखने लगता है। उसे एक फोटो मिलती है जिसमें ग्लेन अपनी माँ के साथ खड़ा होता है, लेकिन ग्लेन बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर जेसी को अपनी माँ की याद आ जाती है। वह अब भी मानता है कि उसकी माँ एक दिन जरूर वापस आएगी और उसे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन तभी ग्लेन उसे समझाते हुए कहता है कि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अनाथालय के हिसाब से कई सालों से उसकी माँ की कोई खबर नहीं है। यह सुनकर जेसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ग्लेन भी ड्वाइट की तरह उसकी माँ पर विश्वास नहीं करता। गुस्से में वह तुरंत अपनी साइकिल उठाता है और तेज बारिश में घर से निकल जाता है। यह देखकर ग्लेन और एनी दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद जेसी वापस घर लौट आता है। ग्लेन और एनी उससे पूछते हैं कि वह कहाँ चला गया था, लेकिन जेसी ठंडे लहजे में कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह ज्यादा दिन उनके साथ रहने वाला नहीं है। जेसी का यह रवैया देखकर ग्लेन को शक होने लगता है कि शायद उसे घर लाना सही फैसला नहीं था। यह बात सुनकर एनी को बहुत बुरा लगता है। उधर जेसी अपने कमरे में जाता है और वहां उसे एक गिफ्ट मिलता है जो उसके माता पिता ने उसके लिए रखा होता है। वह उसे खोलता है तो अंदर एक नया बेसबॉल होता है।
जेसी खुश होकर नीचे जाने लगता है ताकि अपने माता पिता से बात कर सके, लेकिन तभी वह ग्लेन को कहते हुए सुन लेता है कि अगर घर में सिर्फ वह और एनी होते तो जिंदगी आसान होती। ये सुनकर जेसी का दिल टूट जाता है। गुस्से में वह अपने कमरे में जाता है और बेसबॉल को खिड़की के कांच पर जोर से मार देता है, जिससे कांच टूट जाता है। आवाज सुनकर ग्लेन और एनी तुरंत ऊपर भागते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। जेसी बहाना बनाकर कहता है कि वह डर गया था क्योंकि नीचे झगड़ा हो रहा था। तब ग्लेन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह जेसी से माफी मांगता है और कहता है कि अब वह उनके परिवार का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद तीनों धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और घर का माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। अगली सुबह जेसी फिर से बाजार जाता है और विली के लिए मछलियां खरीदता है, लेकिन जैसे ही वह वाटर पार्क पहुंचता है उसे फिर से उसका पुराना दोस्त पेरी मिल जाता है। पेरी एक बार फिर उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार जेसी साफ मना कर देता है। अब उसे अपराध वाली जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। पेरी वहां से चला जाता है और जेसी फिर से विली के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब उन्हें पार्क के मालिक के सामने बड़ा शो दिखाना होता है। मिस्टर डायल सामने बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं। जेसी इशारों से विली को ट्रिक्स करने के लिए गाइड करता है। विली शानदार तरीके से अपनी कला दिखाता है। वह पेट के बल तैरता है, जब चाहे पानी उछाल देता है और यहाँ तक कि टैंक से बाहर निकलकर कुछ ही सेकंड में फिर पानी में लौट आता है। यह पूरा शो इतना शानदार होता है कि पार्क का मालिक भी हैरान रह जाता है। वह तुरंत फैसला करता है कि विली के लिए एक बड़ा नया टैंक बनाया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद पार्क में एक बड़ा इवेंट अनाउंस किया जाता है। इस शो का सबसे बड़ा स्टार होने वाला होता है विली। टैंक के सामने लोगों की इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि पूरा पार्क भर जाता है, लेकिन इतने सारे लोगों और शोर शराबे की वजह से विली असहज महसूस करने लगता है। उधर रे और जेसी को अभी तक समझ नहीं आता कि विली के साथ क्या हो रहा है। वे बस शो की आखिरी तैयारी कर रहे होते हैं। रे सीटी बजाकर जेसी को इशारा करती है कि अब शो शुरू करने का समय हो गया है। जेसी विली को ट्रिक्स करने के लिए इशारे करता है, लेकिन तुरंत ही उसे महसूस हो जाता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ ठीक नहीं है। फिर भी वह कोशिश करता है और विली को वही ट्रिक्स करने को कहता है जो उन्होंने मिलकर सीखी थीं। लेकिन इस बार विली उसकी बात नहीं मानता। वह बस दुख भरी आवाजें निकालने लगता है, जैसे वह रो रहा हो। आसपास खड़े लोग भी घबराने लगते हैं। जेसी फिर भी कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही मौका है जिससे विली को बड़ा टैंक मिल सकता है। लेकिन विली बस टैंक में इधर उधर तैरता रहता है और कोई ट्रिक नहीं करता। अब दर्शक नाराज होने लगते हैं, लोग बू करने लगते हैं। ये सब देखकर जेसी को बहुत शर्म और दुख होता है और वह वहां से चला जाता है। तभी टैंक के पास खड़े कुछ बच्चे बहुत शोर मचाने लगते हैं। विली उस शोर से परेशान होकर कांच की दीवार की तरफ तेजी से तैरता है ताकि उन्हें डराकर चुप करा सके, लेकिन इससे बड़ा हादसा हो जाता है। टैंक का कांच टूटने लगता है और पानी बाहर निकलने लगता है। पार्क में अफरा तफरी मच जाती है और लोग डर कर भागने लगते हैं। उधर जेसी खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से खराब हुआ है। उसके गोद लिए माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। यहाँ तक कि ड्वाइट भी उसे समझाने आता है, लेकिन जेसी गुस्से में कह देता है कि वह अब अपने असली माँ को ढूंढने जाएगा और इस घर को छोड़ देगा। ड्वाइट उसे फिर समझाता है कि उसकी माँ शायद कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन जेसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और वहां से चला जाता है। कुछ घंटों बाद जेसी अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि विली ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। फिर वह फैसला करता है कि उसे सच्चाई पता करनी ही होगी। वह चुपके से घर से निकलता है और फिर से वाटर पार्क पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर पहले तो वह गुस्सा होता है कि विली ने अपना मौका खो दिया, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि विली के रोने की कोई बड़ी वजह जरूर है। थोड़ी देर बाद वह एक सीढ़ी पर चढ़कर टैंक के बाहर समुद्र की तरफ देखता है और तब उसे सच्चाई पता चलती है। समुद्र में विली का परिवार उसे पुकार रहा होता है। अब जेसी समझ जाता है कि विली दुखी क्यों था। वह महसूस करता है कि विली को हमेशा के लिए कैद करके रखना गलत है, लेकिन तभी एक और डरावनी बात होती है। जेसी पार्क के मैनेजर की आवाज सुनता है। वह नीचे जाकर देखता है और हैरान रह जाता है। मैनेजर और कुछ लोग टैंक के टूटे हुए हिस्से को और तोड़ रहे होते हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर निकलने लगे। असल में उनका प्लान होता है कि अगर विली मर जाए तो वे उसकी $10 लाख की इंश्योरेंस रकम ले सकें। अब विली की जान सच में खतरे में पड़ जाती है। घबराकर जेसी तुरंत रैंडोल्फ के घर दौड़ता है और उसे सब बता देता है,
रैंडोल्फ समझ जाता है कि अब टैंक को ठीक करना संभव नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, विली को वापस समुद्र में छोड़ देना। थोड़ी देर बाद रे भी उनकी मदद करने आ जाती है। वे टैंक में पानी भरते हैं और फिर एक क्रेन और स्ट्रेचर की मदद से विली को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। जेसी टैंक में कूदकर विली को स्ट्रेचर पर आने के लिए कहता है। काफी कोशिश के बाद विली सही जगह पर आ जाता है। फिर क्रेन उसे धीरे धीरे ऊपर उठा लेती है। अब अगला काम होता है उसे समुद्र तक पहुंचाना। वे चुपके से ग्लेन के ट्रक का इस्तेमाल करते हैं और विली को ट्रेलर पर रखकर जंगल के रास्ते समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं। एक जगह सड़क पर बड़ा लकड़ी का लट्ठा रास्ता रोक देता है और ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। अब उन्हें और मदद की जरूरत पड़ती है। जेसी ट्रक के रेडियो से अपने ग्लेन और एनी को कॉल करता है। दोनों पहले से ही उसे ढूंढ रहे होते हैं और तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यह देखकर जेसी बहुत खुश होता है और पहली बार ग्लेन को गले लगाता है। फिर सब मिलकर ट्रक को बाहर निकालते हैं और समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वे एक कार वॉश पर रुकते हैं और पाइप से विली पर पानी डालते हैं ताकि वह सूख न जाए। आखिरकार वे बंदरगाह के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पार्क का मालिक और उसके आदमी रास्ता रोक लेते हैं। वे विली को जाने नहीं देना चाहते। ग्लेन बिना डरे ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ा देता है। वे लोग रास्ते से हट जाते हैं और ट्रक सीधे समुद्र की तरफ चला जाता है। ट्रेलर पानी में पहुंचते ही विली आखिरकार आजाद होकर समुद्र में तैरने लगता है, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर होता है। तभी दो व्हेलिंग बोट्स सामने आ जाती हैं और जाल डाल देती हैं। जेसी जल्दी से विली को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। वह चट्टानों के पास पहुंचता है और समझ जाता है कि अब समय आ गया है अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहने का। वह विली को आखिरी ट्रिक सिखाता है। चट्टानों के ऊपर से एक बहुत बड़ी छलांग। जेसी हाथों से इशारा करता है और अपने कबीले की पुरानी प्रार्थना बोलता है। विली पूरी ताकत से दौड़ता है और फिर एक जबरदस्त छलांग लगाकर चट्टानों के ऊपर से समुद्र में पहुंच जाता है। अब वह पूरी तरह आजाद होता है और अपने परिवार के पास लौट जाता है। जेसी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह जानता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए सही काम किया है। और इसी के साथ जेसी अपने जीवन के सबसे प्यारे दोस्त को आखिरी बार अलविदा कह देता है।